हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम रिवीजन सीरीज़ में फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स। ये कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो लिमिट्स का मतलब क्या होता है? लिमिट्स टेल्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब जैसे अगर लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू a लिखा है, इसका मतलब है x इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू a, इसलिए बोला जा रहा है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। x एग्जैक्टली इक्वल टू a नहीं है, तो ये लिमिट का जो रिजल्ट आता है वो क्या बताता है कि a के नेबरहुड पे, मतलब a के आसपास फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है। ठीक, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताता है, और अगर x टेंड्स टू a है तो a के नेबरहुड में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 बॉक्स x, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब x टेंड्स टू 1 है, मतलब x एग्जैक्टली 1 नहीं है। ठीक है, और चलिए मैं इस पर एक प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, अगर 1 है तो उसमें दो केस हो सकते थे। अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 है, यहाँ पे नंबर लाइन में अगर 1 आता है तो मैं फंक्शन में एग्जैक्टली 1 पुट नहीं कर रहा हूँ। जब मैं प्लस नहीं भी लगाऊँ, अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं एग्जैक्टली 1 पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूँ। अब 1 को अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक आप यहाँ से अप्रोच कर रहे हो राइट हैंड साइड से, इसको कहते हैं राइट हैंड अप्रोच या राइट हैंड लिमिट। यहाँ से अप्रोच करोगे तो लेफ्ट हैंड अप्रोच है, जिसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट कह सकते हो। यहाँ से जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हो तो आप 1 के नेबरहुड की कोई वैल्यू उठा के फंक्शन में x की जगह पुट कर रहे होते हो। मतलब नेबरहुड में क्या 1 पॉइंट, नेबरहुड में 2 मत रख देना, 2 नेबरहुड नहीं कहलाएगा। 1.00001 के बिल्कुल पास की वैल्यू, आगे जाके कहीं 1 लिखा होगा 1.00001 कुछ। तो ये जब वैल्यू आप x की जगह रख रहे होगे तो आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो। और अगर आप x की जगह ऐसा कुछ रखते हो 1 से ठीक पहले क्या आएगा 0.99999, बहुत सारे 9 लिखे होंगे, मतलब 1 के ठीक पहले ये वैल्यू होगी, 1 के ठीक बाद ये वैल्यू होगी। और यहाँ से अप्रोच करोगे राइट हैंड साइड से तो आप x की जगह ये पुट कर रहे हो। जब 1 पे राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हो, 1 पे लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हो, मतलब आप x की जगह ये वैल्यू पुट करने जा रहे हो। तो इस पे बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी? ठीक, अब जब राइट हैंड से अप्रोच करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 1 प्लस, मतलब मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूँ प्लस साइड से, मतलब राइट हैंड साइड से। और इन शॉर्ट इसको अपन बोलते हैं कि 1 पे राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ x, 1 से ठीक बड़ी वैल्यू अगर आप इसमें एज अ इनपुट पुट करोगे तो 1.001 पॉइंट समथिंग आ गया ना, तो उसके बॉक्स का रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट जो है बॉक्स x पे 1 पे वो कितनी है 1। और ऐसे अगर मैं पूछता लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस बॉक्स x, अब क्या 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप 1 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब आप x की जगह एक्चुअली क्या पुट करना चाह रहे हो 0.9999 कुछ, वो यहाँ पे रखोगे तो उसका बॉक्स क्या जाएगा 0। क्लियर? तो x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव बॉक्स x इज 1, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव बॉक्स x इज 0। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसको एक ग्राफ बना के भी समझते हैं कि ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड का क्या मतलब है। चलिए अब इस ग्राफ की स्टडी करके ये सारी चीज़ें बतानी है, तो इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड कैसे लिखते हैं ये काफ़ी हद तक हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे f ऑफ 0 मतलब एग्जैक्ट 0 पुट कर रहे हैं, तो 0 पे वैल्यू 1, 0,1 साफ साफ दिख रहा है, तो f ऑफ 0 क्या हो गया 1। f ऑफ 0 प्लस मतलब 0 के ठीक आगे की वैल्यू पुट करनी है, 0 के ठीक आगे, तो अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ रही है 1, है ना, तो अप्रॉक्स वैल्यू आ गई 1। तो f ऑफ 0 प्लस को आप क्या कहोगे 1। f ऑफ 1 माइनस 1 के ठीक पहले 1 ये है, 1 के ठीक पहले मतलब इस ब्रांच पे रहोगे, 1 के ठीक पहले वैल्यू क्या रहेगी 0, 1 के ठीक पहले रिजल्ट क्या आ रहा है 0। f ऑफ 1 कितना है, इधर देखिए ये 1 यहाँ पे होल है, जब x 1 है तो y 0 नहीं है, जब x 1 है तो y कितना है 1, तो 1 पे वैल्यू क्या जाएगी 1। f ऑफ 1 प्लस मतलब 1 के ठीक आगे यहीं से वैल्यू मिलेगी, तो f ऑफ 1 प्लस भी कितना हो जाएगा 1। f ऑफ 2 माइनस 2 ये रहा, 2 माइनस 2 के ठीक पहले, 2 के आगे तो ये वाली ब्रांच है, 2 के ठीक पहले अगर आप वैल्यू पुट करने जाओगे x की तो इस ब्रांच पे आएगी, तो 2 के ठीक पहले मतलब अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो f ऑफ 2 माइनस क्या हो गया 2।
एफ ऑफ टू ये रहा 2, इस पे तो होल है, इधर पे भी होल है, ये देखिए 2,3, जब 2 पुट कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली कितना मिल रहा है 3, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी 3। एफ ऑफ 2 प्लस 2 के ठीक आगे, 2 के ठीक बाद, टी प्लस 2 प्लस का मतलब, तो 2 के ठीक बाद मतलब इस वाले ब्रांच पे रहोगे, तो 2 के ठीक बाद वैल्यू क्या दिख रही है 0, तो एफ ऑफ 2 प्लस क्या आ गया 0। एफ ऑफ 3 माइनस ये है 3, ठीक है, 3 के ठीक पहले ये रही ब्रांच, तो 3 के ठीक पहले अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है 1, तो एफ ऑफ 3 माइनस इज 1। एफ ऑफ 3 पे भी वैल्यू कितनी है 3,1 लिखा है ना ये, तो एफ ऑफ 3 भी कितना है 1। तो आई होप अगर ग्राफ दिया होगा तो आप ये लेफ्ट हैंड राइट लिमिट इस तरह से पहचान लोगे कि अगर आप ए के ठीक आगे जा रहे हो तो किस ब्रांच से वैल्यू उठानी है, या ए के ठीक पहले हो, ए माइनस है तो कहाँ से उठानी है, और एफ ऑफ ए अगर पूछा है तो वैल्यू कहाँ से उठानी है। ठीक, चलिए अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करते हैं कि जो हमने लिमिट का मतलब सीखा कि आप x पे अगर लिमिट है, x अप्रोचिंग टू a है तो a पॉजिटिव भी हो सकता है, a नेगेटिव भी हो सकता है, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x लिखा है तो सबसे पहली बात जो हमने पहले ही देख ली कि पहली बात तो x नॉट इक्वल टू a है, और दूसरी बात लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x दिस एग्जिस्ट्स व्हेन इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स से, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इट्स राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट a पे इक्वल हुई किसी फंक्शन के लिए तो आप कहोगे कि x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट करती है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। राइट लिमिट को आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं, h क्या है, एक बहुत स्मॉल बहुत छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h हुआ, तब आप कहोगे कि किसी पॉइंट पे a पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये इक्वल नहीं हुए तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, और ये दोनों जो वैल्यूज़ आएँ वो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हों और कैसी वैल्यू हो, फाइनाइट वैल्यूज़ हो, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रैक्शन x, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब मैं पहले पता लगाना चाहता हूँ कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर मुझे पता लगाना है तो मुझे दो लिमिट निकालनी है, एक निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फ्रैक्शन x, और एक निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 पे राइट हैंड लिमिट ऑन दिस फंक्शन फ्रैक्शन x। अब या तो आप वैल्यू पुट करके वैसे बता ही सकते हो, या फिर इसका ग्राफ बना के भी थोड़ा देख सकते हो कि क्या होने वाला है। तो देखिए फ्रैक्शन x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से ये होता है, ये वैल्यू 0 है, ये 1 है, ये वैल्यू 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ठीक है। हम जानते हैं फ्रैक्शन x का रिजल्ट 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक। x टेंड्स टू 0 माइनस फ्रैक्शन x, 0 के ठीक पहले, 0 के आगे यहाँ डिफाइन है, 0 पे डिफाइन है, 0 के आगे फंक्शन डिफाइन है, 0 के पहले बात करोगे तो ये वाली ब्रांच मिलेगी, तो 0 के ठीक पहले वैल्यू ये कुछ इतनी कुछ आ रही है, और ये कितनी लिखी है 1। मतलब आप कह सकते हो कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑन फ्रैक्शन x कितनी आ रही है 1। ये इंटरेस्टिंग है, अभी बताऊंगा क्यों इंटरेस्टिंग है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये समझ तो आ गया होगा कि 0 पर लेफ्ट लिमिट निकालोगे, इस ब्रांच पे आओगे तो 0 के ठीक पहले फंक्शन की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ रही है 1। 0 के आगे जाओगे 0 प्लस, मतलब 0 के ठीक आगे कितनी आ रही है वैल्यू 0, ये 0 के ठीक आगे वैल्यू 0 ही तो आ रही है, तो वैल्यू क्या आ गई 0। अब इसका मतलब ये तो तय है कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप ये बात नोट डाल के लिख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, क्या आ गई कि किसका भी रेंज, मतलब लिमिट की जो वैल्यू है, भले ही ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 1। इस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट तो 1 आ रही है ना। क्या फ्रैक्शन x की रेंज में 1 होता था? नहीं,
फ्रैक्शन x की रेंज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। एग्जैक्ट 1 नहीं मिलता कभी फ्रैक्शन x में। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ लिमिट मे और मे नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ फंक्शन। जिस फंक्शन पे हमने लिमिट फाइंड करने की कोशिश की है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो लिमिट की वैल्यू आए वो उसकी रेंज को बिलोंग करे। रेंज को बिलोंग कर भी सकती है और रेंज से बाहर भी जा सकती है। जब 0 आ रही है तो उसकी रेंज में है और जब 1 आ रही है तो रेंज के बाहर है। क्लियर? चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, एक बॉक्स एक्स पे भी लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू एनी इंटीजर बॉक्स एक्स। देखते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। तो एक बार आपको क्या निकालना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू आई माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब किसी इंटीजर के ठीक पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इंटीजर पे, और एक बार निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू आई प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पे बॉक्स एक्स दिया है ना, बॉक्स एक्स पे हम बात कर रहे हैं। तो ये मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट लिखनी है। तो किसी इंटीजर के पहले यहाँ पे एक छोटा सा इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये होता है बॉक्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो जैसे ये इंटीजर है, ये वैल्यू क्या है 1, तो 1 के पहले रिजल्ट क्या आ रहा है 0, और 1 के ठीक बाद क्या आ रहा है 1। अगर मैं 2 लेता तो 2 के ठीक पहले क्या आ रहा है, 2 के ठीक पहले क्या आ रहा है 1, और 2 के ठीक बाद क्या आ रहा है 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, i माइनस 1। अगर आपने 1 माइनस पुट कर दिया, मतलब 1 से ठीक छोटी वैल्यू पुट कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 0। 2 पुट करोगे, 2 से ठीक छोटी वैल्यू, 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी, 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आएगी। तो उस तरह से i पे लेफ्ट हैंड लिमिट जनरलाइज करके आप i माइनस 1 कह सकते हो। इसी तरह i पे राइट हैंड लिमिट, 1 से राइट गए तो 1 मिलेगी, 2 से राइट गए तो 2 मिलेगी, 3 से राइट पे गए तो 3 मिलेगी। तो राइट हैंड लिमिट वही आ जाएगी, जैसे 3 पे 3 मिल रही थी तो i पे i मिल जाएगी। क्लियर? तो मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इंटीजर पे बॉक्स x पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और इनफैक्ट फ्रैक्शन पे भी नहीं करती। हमने अभी 0 लेके देखा था, आप चाहो तो एनी इंटीजर पे लेके देख सकते हो। क्लियर? चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिखा है और ये बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है। फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। अब मैं दोनों चेक करता हूँ, एक बार लेफ्ट हैंड निकालते हैं, राइट हैंड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड मतलब मैं एफ ऑफ 0 माइनस फाइंड करूँगा, और राइट हैंड निकाल रहा हूँ मतलब मैं एफ ऑफ 0 प्लस फाइंड करूँगा। अब 0 माइनस, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 0 से ठीक छोटी वैल्यू, 0 से ठीक छोटी वैल्यू, 0 माइनस मतलब 0 से ठीक छोटी वैल्यू का बॉक्स कितना आएगा, -1। अगर 0 पुट करेंगे तो बॉक्स 0 जाएगा, लेकिन 0 से ठीक छोटी वैल्यू अगर बॉक्स के अंदर दी जाएगी तो उसका बॉक्स क्या आएगा, -1। इधर पे देखिए फ्रैक्शन x, 0 से ठीक छोटी वैल्यू का फ्रैक्शन, थोड़ी देर पहले देखा हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फ्रैक्शन x क्या आता है -1। 0 से ठीक छोटी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी, +1। उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी +1, और √1 कितना 1, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया 0। ठीक, इधर आते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस 0 से ठीक बड़ी वैल्यू का बॉक्स 0, 0 से ठीक बड़ी वैल्यू का फ्रैक्शन 0 और उसका रूट 0, तो आंसर क्या आ गया 0। मतलब ये लिमिट क्या आ गई 0। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आई, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो ये वैल्यू आ रही है वही लिमिट का आंसर है। इधर आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x इंटू सिग्नम ऑफ x माइनस 1, ये सिग्नम फंक्शन है। अब यहाँ पे एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, वहाँ पे भी हमने इसको अप्लाई तो कर दिया है, बट यहाँ भी इसको दोबारा अच्छे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि लेफ्ट लिमिट निकालनी है, मतलब एफ ऑफ 1 माइनस निकालना है और एफ ऑफ 1 प्लस निकालना है। अब जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं एफ ऑफ 1 माइनस कह रहा हूँ, तो x में वैल्यू पुट करूँगा 1 से ठीक छोटी, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू 1 ही आएगी, मैं उसको 1 ही लिख दूंगा एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है ये मुझे किसी और फंक्शन को नहीं देना है, इसका जो आउटपुट है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। और जब मैं यहाँ पुट करूँगा, अब सिग्नम के अंदर x माइनस 1 है, मतलब एक फंक्शन x माइनस 1 रहा होगा। जब मैं कुछ भी यहाँ पे इनपुट करूँगा तो इनपुट दूंगा x की जगह, तो x माइनस 1 का जो आउटपुट आएगा वो सिग्नम फंक्शन में एज अ इनपुट जाएगा, ठीक है, कंपोजिशन जैसा कुछ लिखा है। तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटी वैल्यू पुट कर रहे हो,
तो आप अप्रॉक्स 1 ही पुट कर रहे हो एक हिसाब से। तो अगर आप इसमें 1 -1 रख दोगे तो 0 जाएगा। मतलब मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता लिमिट x टेंड्स टू 1 - x - 1, तो नो डाउट आप आंसर 0 बोलते, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आप ये नहीं सोचते कि 1 से ठीक छोटी वैल्यू पुट की है तो एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, क्योंकि आपको अप्रॉक्स वैल्यू ही बतानी है। लिमिट कहता ही है कि अप्रॉक्स, तो 1 से ठीक छोटी वैल्यू पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अप्रॉक्स 0। और अप्रॉक्स 0 में क्योंकि लिमिट लगा रखी है तो आप उसको लिमिट का आंसर में एग्जैक्टली 0 लिखोगे। लेकिन यहाँ पे जो x - 1 का रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पे वही कहानी है कि 1 माइनस पुट कर रहे हो आप x की जगह, 1 से ठीक छोटी वैल्यू पुट कर रहे हो, तो आप एग्जैक्ट 0 नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको सिग्नम को भी देना है, उसमें सिग्नम फंक्शन में एज इनपुट देना है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 0 से बड़ी वैल्यू मिलने वाली है 0 से छोटी। तो सिग्नम फंक्शन में जब x - 1 में आपने 1 से छोटी वैल्यू पुट की और उसमें से माइनस किया, तो ये x - 1 आपको 0 के पास तो मिलेगा लेकिन नेगेटिव मिलेगा, -0.00001 कुछ मिलेगा। बात समझ आ रही है? x की वैल्यू जब आप 1 से छोटी पुट करोगे और उसमें से 1 माइनस करोगे तो आपको x - 1 कैसा मिल रहा होगा, 0 से छोटा। ठीक, तो 0 छोटा मतलब नेगेटिव मिल रहा होगा, x - 1 नेगेटिव मिल रहा है। और नेगेटिव वैल्यू का सिग्नम कैसा होता है, नेगेटिव वैल्यू का कुछ भी नेगेटिव इनपुट दिया जाए सिग्नम को तो उसका रिजल्ट क्या आता है, -1। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 × -1 दैट इज -1। तो इस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट क्या आ गई, -1। राइट लिमिट पे आते हैं, 1+, जब x में आप 1 से छोटी या 1 से बड़ी कुछ भी रखो, ये x का जो आउटपुट आएगा वो किसी और को तो नहीं देना, जैसे यहाँ पे देना था, जो x रख रहा है उसके अंदर फिर उसको बॉक्स में डालना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो x है वही रहेगा। मतलब यहाँ इसके लिए तो मैं सिर्फ 1 लिख दूंगा। अब यहाँ पे जो x डालेंगे अपन x - 1 में, उसका जो रिजल्ट आएगा वो सिग्नम को देना है। तो अपन को देखना पड़ेगा कि क्या आ रही वैल्यू। आपने 1 से ठीक बड़ी वैल्यू पुट की और उसमें से 1 माइनस किया तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। 1+ मतलब 1 से थोड़ी सी, 1 से ठीक बड़ी वैल्यू x की जगह पुट कर रहे हो, उसमें से फिर 1 माइनस कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव वैल्यू का सिग्नम कैसा होता है, 1। तो यहाँ पे फिर क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 1। तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, 1 × 1 1। मतलब दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने बहुत ध्यान से आपको समझाया है कि आप जब वैल्यू पुट करते हो और उससे जो आउटपुट निकल के आना है वो किसी और फंक्शन में एज आ इनपुट देना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट 0 आ रहा है, ये 0 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, या 0 से थोड़ा सा छोटा आ रहा है। क्योंकि अगर आप इसको एग्जैक्ट 0 मान लोगे x - 1 को, तो सिग्नम ऑफ 0 तो 0 हो जाता, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। क्लियर? इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 बॉक्स x अपॉन x। अब मुझे एक बार राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, तो 1+ पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1-, 1+ मतलब मैं राइट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूँ, 1- मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। 1+ पे अगर बात करेंगे तो न्यूमेटर को देखते हैं, x 1 से बड़ा होगा तो उसका बॉक्स क्या आएगा, 1 अपॉन में तो 1 है ही है, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। 1- पे आते हैं, 1 से ठीक छोटी वैल्यू का बॉक्स 0 और ये क्या 1, तो ये क्या आ गया 0। यही चीज़ें पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था। यहाँ पे x का जो रिजल्ट है, जो x है वो हमें बॉक्स में देना है, तो x की वैल्यू 1 से छोटी है बड़ी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे x का रिजल्ट किसी को देना नहीं है, तो डायरेक्टली हम उसको क्या लिख लेंगे, 1, कि x टेंड्स टू 1 तो है ही ना, तो ये 1 आ गया। तो इसकी लिमिट क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रही हैं। इसको देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 बॉक्स ऑफ साइन x। साइन x का जो रिजल्ट आएगा वो बॉक्स को देना है। तो एक बार आप क्या सोचोगे, π/2 प्लस पे, जब x टेंड्स टू π/2 प्लस हो, फिर एक बार π/2 माइनस पे। x अगर π/2 से बड़ा है, अगर एग्जैक्ट π/2 होता तो साइन x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होती और एग्जैक्ट 1 का बॉक्स 1 आता, ठीक है। लेकिन आप π/2 से ठीक बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हो, तो π/2 से ठीक बड़ी वैल्यू पे साइन x का रिजल्ट 1 से ठीक बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, एग्जैक्ट 1 होगा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट मुझे आगे बॉक्स में देना है। तो इसको समझने के लिए एक बार ग्राफ बना लेते हैं। मुझे π/2 की बात करनी है तो इतना बना लेते हैं, ये रहा π/2। ध्यान से देखिए, π/2 प्लस, जब एग्जैक्ट π/2 है तब साइन x की वैल्यू 1 है, π/2 प्लस पे 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू है और 1 से थोड़ी कम वैल्यू मिली, वो बॉक्स के अंदर गई, तो उसका रिजल्ट क्या आ गया, 0। जब आप π/2 माइनस की बात कर रहे हो, देखिए π/2 माइनस पे भी देखो,
वैल्यू 1 से थोड़ी कम होगी, एग्जैक्ट पाई बाई 2 1 होगी, लेकिन पाई बाई 2 से पहले अगर रहोगे तो वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी होगी, और 1 से छोटी वैल्यू का बॉक्स फिर से क्या जाएगा 0। तो इस बार लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उस लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों की लिमिट 0 आ रही हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बॉक्स कॉस एक्स, तो इस बार कॉस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। कहाँ पे चाहिए, पाई बाई 2 के आसपास, तो ये पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 प्लस पे देखते हैं और पाई बाई 2 माइनस पे देखते हैं। पाई बाई 2 प्लस मतलब पाई बाई 2 के ठीक आगे, पाई बाई 2 के ठीक आगे फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी हो चुकी है, और 0 से छोटी वैल्यू का बॉक्स जो भी रिजल्ट आएगा cos x का पाई बाई 2 के ठीक बाद वो 0 से छोटी वैल्यू आ रही है, और उसका बॉक्स क्या जाएगा -1। पाई बाई 2 के पहले अगर बात करोगे तो वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी है, तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का बॉक्स 0, तो इस बार लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस बार लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रही है। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, एग्जाम में बहुत काम आता है। कंसेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट, ध्यान से देखिएगा, इस वन साइडेड लिमिट का मतलब क्या है। इसको समझाने के लिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे अगर ये बात करनी हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स अपॉन बॉक्स एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन आ गया। अब समझिएगा ध्यान से, अभी तक हम जो पढ़ कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि हम इस पे 1 पे राइट लिमिट निकालेंगे, 1 पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। तो 1 पे राइट लिमिट निकालने जाओगे तो 1 से x टेंड्स टू 1, ये तो x किसी को और एज ए इनपुट दे नहीं है, तो 1 ही रहेगा। 1 से बड़ी वैल्यू का बॉक्स 1, तो 1/1 राइट हैंड लिमिट पे, मतलब एक बार में जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि इसकी राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू आने वाली है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट पे देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे हो रहा है, आपने 1 से छोटी वैल्यू पुट की, न्यूमरेटर तो 1 है कोई बात नहीं, 1 से छोटी वैल्यू का बॉक्स क्या जाएगा 0, मतलब 1 के लेफ्ट साइड तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, 1/0 आ गया। मतलब इस केस में जब 1 से ठीक छोटी वैल्यू अगर आप x की पुट कर रहे हो तो इस केस में फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो क्या मुझे कह देना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही? ठीक है, देखिए इसको एक बार इसका ग्राफ बना के भी समझाता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये फंक्शन था अपना x अपॉन बॉक्स x, और मुझे 1 के आसपास बात करनी है, तो इसको मैं 1 के आसपास तोड़ लेता हूँ, फंक्शन को तोड़ लेता हूँ। मतलब व्हेन x लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, ऐसा कर लेता हूँ। बॉक्स ऐसे चलता है ना, 0 क्लोज से 1 ओपन में एक सेम वैल्यू होगी बॉक्स किस तरह से। तो इस रेंज पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, इस फंक्शन की वैल्यू कुछ नहीं मिलने वाली। और 1 के आगे 1 से बड़ी वैल्यू अगर आप पुट करोगे, 1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो बॉक्स x का रिजल्ट x ही हो जाता है ना। आप बॉक्स x का ग्राफ तो जानते हो भाई, ठीक है, बॉक्स x का रिजल्ट 1 हो जाएगा, ठीक है, ये है, ठीक है, बॉक्स का ग्राफ। तो 1 से बड़ी वैल्यू पे बॉक्स का रिजल्ट क्या आना है 1 आना है, तो x/1 फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी x, जब आप 1 से 2 बात कर रहे हो। तो मतलब मैं जब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा, जब x 1 से लेके 2 तक है, 2 पे ओपन है, तो फंक्शन का ग्राफ x है, y = x ही है, ऐसा ग्राफ है। और 1 के पहले फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, 1 के पहले की जो वैल्यूज़ हैं वो फंक्शन की डोमेन में नहीं है, इस फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि 1 के पहले बॉक्स का रिजल्ट आ जाएगा 0 और समथिंग अपॉन 0 गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में जब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी हो, लिमिट फाइंड करनी हो, और उसके एक साइड किसी एक साइड फंक्शन डिफाइन ही ना हो रहा हो, किसी भी एक साइड हो सकता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड डिफाइन नहीं हो रहा हो या उस पॉइंट के राइट हैंड साइड डिफाइन नहीं हो रहा हो, तो फिर ऐसे केसेस में आता है कंसेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट। मतलब जिस तरफ फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, उस पॉइंट के जिस साइड वो डोमेन में ही नहीं है वैल्यूज़, तो वहाँ पे आपको कुछ कंसीडर ही नहीं करना है, उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन जब 1 पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं, 1 के लेफ्ट साइड फंक्शन की डोमेन में ही नहीं आ रहे हैं पॉइंट, तो इस क्वेश्चन के लिए इसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ इतने बात पे डिपेंड करेगी कि इसकी राइट लिमिट जो है वो फाइनाइट आ रही है या नहीं, बस, और कुछ नहीं देखना। वैसे हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, लेकिन 1 के लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, 1 के ठीक पहले की वैल्यूज फंक्शन की डोमेन में ही नहीं आ रही हैं, तो सिर्फ इतना कंसेप्ट बचेगा कि राइट हैंड लिमिट जो है दैट मस्ट बी फाइनाइट ओनली।
तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है भैया, 1 आ रही है। मतलब इसकी ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू भी कितनी है, 1। क्लियर। तो ऐसे केसेस में वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट आता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये रहा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स आर नॉन एग्जिस्टेंट। तो आपको 3 लिमिट्स दी हैं, आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी एग्जिस्ट नहीं कर रही। चलिए सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है x टेंड्स टू 2 पे चेक करना है, मतलब मुझे एक बार 2 माइनस पे देखना है और एक बार 2 प्लस पे देखना है। मतलब इनपुट 2 माइनस लेके जाऊंगा और एक बार 2 प्लस लेके इनपुट जाऊंगा। तो जो मैं इनपुट लेके जाऊंगा 2 माइनस, वो पहले किसके पास जाएगा, g के पास। मतलब ये क्या बन जाएगा, f ऑफ g ऑफ 2 माइनस। मतलब ओवरऑल इस क्वेश्चन पे जो 2 पे लेफ्ट लिमिट होगी वो ये होगी। अब देखिए g ऑफ 2 माइनस, 2 माइनस पे g की वैल्यू, g की तरफ देखना पड़ेगा। 2 माइनस पे कहाँ डिफाइन है, इधर। तो 2 से ठीक छोटी वैल्यू का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट उठा के मुझे f में डालना है। तो 2 से ठीक छोटी वैल्यू जब मैं x की जगह रखूँगा, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे 0 से छोटी वैल्यू -0 मिलेगा, बट उसका स्क्वायर कर दूंगा तो वापस पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी 0 से ठीक बड़ी। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, f ऑफ 0 प्लस। अगर सिर्फ g ऑफ 2 माइनस पूछा जाता और उसका इनपुट मुझे उसका आउटपुट एज अ इनपुट कहीं और नहीं देना होता तो मैं आंसर 0 बोल देता। लेकिन g ऑफ 2 माइनस का जो भी आउटपुट आएगा वो मुझे f में एज अ इनपुट देना है। तो मुझे पता लगाना है कि 0 से ठीक बड़ी वैल्यू मिल रही है या छोटी मिल रही है। तो मैंने यहाँ से देखा स्क्वायर के कारण वो पॉजिटिव मिल रही है। मतलब अब आपको f ऑफ 0 पॉजिटिव निकालना है। तो f ऑफ 0 तो एग्जैक्टली 2 है, 0 के आगे भी 2 है, क्योंकि आपको अप्रॉक्स वैल्यू बतानी होती है, क्योंकि ये एज अ इनपुट कहीं और नहीं देना। तो f ऑफ 0 प्लस को क्या कहा जाएगा, 2। तो कुल मिला के इस लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई। राइट लिमिट पे बात करते हैं, मतलब 2 प्लस पे। 2 प्लस पे जब आप बात करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ 2 प्लस। मतलब इनपुट में हमने 2 प्लस दे दिया। अब g ऑफ 2 प्लस मतलब यहाँ पुट करोगे 2 से ठीक बड़ी वैल्यू। 2 से ठीक बड़ी वैल्यू अगर 7 से माइनस कर देते हो, एग्जैक्टली 2 माइनस करते तो 5 आ जाता। 2 से थोड़ा सा बड़ा माइनस कर दिया तो 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू आ जाएगी। मतलब g ऑफ 2 प्लस का रिजल्ट क्या आएगा, 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू, दैट इज़ 5 माइनस। 5 माइनस क्यों लिखा मैंने, सीधा 5 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ से जो आउटपुट आना है वो f में एज आ इनपुट जाना है। f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 5 तो 2 है, f ऑफ 5 माइनस भी इसी ब्रांच में आ रहा है, तो उसको भी आप क्या कहोगे, 2 कहोगे, क्योंकि अब ये आउटपुट कहीं और नहीं देना, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो हमने ए पार्ट में क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट और उसकी वैल्यू भी कितनी है, 2। क्लियर। अब बी पार्ट देखते हैं। बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये x टेंड्स टू 5 था, आई थिंक 5 ही था ना, यस। बी में क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ f ऑफ x। 0 पे लेफ्ट राइट निकालना है, तो 0 पे लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, g ऑफ f ऑफ 0 माइनस। अब मुझे f ऑफ 0 माइनस की वैल्यू चाहिए, वो g में एज आ इनपुट जाएगी। तो f ऑफ 0 माइनस, ये देखिए 0 पे 2 है और 0 के आगे ये ब्रांच है, 0 के माइनस पे, 0 माइनस पे ये वाली ब्रांच आ रही है। तो 0 माइनस की वैल्यू क्या है, 4। एग्जैक्ट 4 है क्या, नहीं, 4 से थोड़ी सी बड़ी है, 0 के थोड़ी छोटी। 0 माइनस पुट करोगे तो 4 प्लस वैल्यू मिलेगी। तो आपको क्या चाहिए, f ऑफ 0 माइनस की वैल्यू 4 प्लस आई, मतलब आपके पास ओवरऑल आ गया g ऑफ 4 प्लस। g ऑफ 4 प्लस, 4 से ठीक बड़ी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे। अब ये आउटपुट कहीं और एज इनपुट जाना नहीं है, तो मतलब सीधे यहाँ पे 4 पुट कर दो इन शॉर्ट। तो 7 माइनस 4 ये कितना आ गया, 3। क्लियर। तो आप कह सकते हो इस वाले लिमिट के लिए लेफ्ट लिमिट क्या आ गई, 3। राइट हैंड लिमिट के लिए बात करते हैं, 0 प्लस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, g ऑफ f ऑफ 0 प्लस। f ऑफ 0 प्लस देखिए क्या आ रहा है, f ऑफ 0 प्लस 2 आ रहा है, f ऑफ 0 प्लस 2 आ रहा है। 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू आ रही है, तो 2 माइनस। 0 के आगे जाओगे तो 2 से छोटी वैल्यू जाएगी,
जी ऑफ 2 माइनस कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, मतलब सीधे सीधे 2 पुट कर दीजिए, रिजल्ट आ गया 0। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट लिमिट सेम नहीं आ रही हैं। कॉपी करिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 5 g ऑफ f ऑफ x। तो पहले 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, g ऑफ f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 5 माइनस 5 से ठीक पहले जो वैल्यू है f की वो 2 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, g ऑफ 2 माइनस, जी ऑफ 2 माइनस कहाँ पुट करना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो 2 माइनस 2 0 हो गया। आई होप अब बात आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। 5 प्लस तो क्या बन जाएगा इनिशियली, g ऑफ f ऑफ 5 प्लस g ऑफ f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 5 प्लस 5 के आगे 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा, g ऑफ 3 प्लस 3 प्लस यहाँ मिलेगा 7 माइनस 3 कितना आ गया 4। अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया है कंपोजिशन में करते क्या है। जब एक जगह का आउटपुट निकालते हैं, दूसरी जगह इनपुट जाना है, तो हम देखते हैं आसपास की वैल्यू। एफ ऑफ 5 माइनस को एग्जैक्टली 2 नहीं कहा, 2 से थोड़ी छोटी होगी, इस तरह से पुट करते हैं। क्लियर। अब देखिए हमारे पास पूरे मैथ्स में 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होते हैं। इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स मतलब जिनको आप डिटरमाइन नहीं कर पाते, जैसे 0/0 नॉट डिफाइन बोलना पड़ता है, कुछ डिफाइन नहीं कर सकते आप। इनफाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 टू पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू पावर 0 एंड 0 टू पावर 0। ये 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं। मतलब जब हमें कोई क्वेश्चन लिमिट का मिलेगा, जैसे लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x मिला, डायरेक्टली हम a उठा के पुट करते हैं f ऑफ x में, तो इन 7 में से अगर कोई फॉर्म आता है तो फिर मुझे आगे लिमिट सॉल्व करनी पड़ती है। और लिमिट सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो हमारे मेथड्स हो सकते हैं, वो ये सारे होते हैं। या तो फैक्टराइजेशन करना पड़ सकता है, रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करना पड़ सकता है, या कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वहाँ अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। तो अभी तक हम एक्चुअली लिमिट को समझ रहे थे और लिमिट के एग्जिस्टेंस पे बात कर रहे थे। अब हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं जिनमें हम लिमिट की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, मतलब वहाँ पे जो लिमिट्स दी होंगी आपको वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो कर रही होंगी। या हम क्वेश्चंस के बीच में ही देखेंगे कि अगर कभी कभी खुद से पता लगाना हुआ, बहुत हद तक तो ऑप्शन बता देता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिया है डज नॉट एग्जिस्ट या कांट डिटरमाइंड, ऐसा कुछ दिया है, तो हो सकता है आपको लिमिट की एग्जिस्टेंस भी चेक करनी पड़े। वो क्वेश्चन से ही समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए इन पे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हर फॉर्म में एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरीके से किस फॉर्म के क्वेश्चंस को हमें हैंडल करना है। अच्छा, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों होते हैं ये आप अपने रेगुलर क्लासेस में अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अभी हम बस इनके क्वेश्चंस लेके रिवाइज करते हैं कि सॉल्व कैसे करते थे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 4 10 क्यूब x माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर x माइनस 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्टली अगर मैं π/4 पुट करता हूँ तो 10 π/4 1 1 माइनस 1 0, नीचे भी 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 का इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। अब मुझे कुछ तो भी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ, 0/0 फॉर्म से हटा पाऊँ। तो 10 क्यूब x माइनस 1, देखिए या तो डायरेक्टली आप a क्यूब माइनस b क्यूब लगा दीजिए, साफ दिख रहा है 10 क्यूब x, 10x का क्यूब और 1 का क्यूब है। या फिर अगर थोड़ा आसान समझना है तो आप मान जाइए कि 10x को y ले लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। 10x को अगर y लोगे तो y अप्रोचिंग टू 1 हो जाएगा, x अप्रोचिंग टू π/4 है तो y अप्रोचिंग टू 1 हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 1 y क्यूब माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे आप न्यूमरेटर में a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या, a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 1, मतलब y माइनस 1 y प्लस 1, y माइनस 1 से y प्लस 1 हो गया कैंसिल। अब y अप्रोचिंग टू 1 है, अब आप 1 रख के देखिए 3/2 आ रहा है, मतलब अब कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं मिल रहा, मतलब 3/2 मेरा आंसर हो गया। तो बात को समझिए, y अप्रोचिंग टू 1 था, मतलब y माइनस 1 एक्चुअली 0 था, मतलब y माइनस 1 को कैंसिल होना ही था। जब तक y माइनस 1 ऊपर नीचे से कैंसिल नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। जैसे ही y माइनस 1 कैंसिल हुआ मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बचा, डायरेक्टली y की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। यहाँ पे आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन दिस, कौन सा फॉर्म है ये, 0 √5 माइनस √5, अगेन 0/0 फॉर्म।
और ये स्क्वायर रूट इस तरह से देख के तो हमें आइडिया लग ही जाता है कि ये क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का है। रैशनलाइजेशन का है मतलब रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, √5 - x प्लस √5 + x अपॉन √5 - x प्लस √5 + x। तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, ये लिमिट हो जाएगी x इंटू दिस √5 - x प्लस √5 + x होल डिवाइडेड बाय, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी जैसा कुछ लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, a² - b², मतलब ये क्या बन जाएगा 5 - x माइनस ऑफ 5 + x। देखिए 5 से 5 तो हो गया कैंसिल, -x, ये क्या बन गया यहाँ पे -2x, x टेंस टू 0 था, मतलब ये x जैसे ही कैंसिल हुआ मतलब 0 बात खत्म हो गई। कैंसिल क्यों कर सकते हैं, क्योंकि x एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0/0 कुछ नहीं होता, बट x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इज़ अप्रोचिंग टू 0, तो x कैंसिल हो सकता है। अब आप x को 0 रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा √5 2 टाइम्स √5, तो माइनस ऊपर लिख दिया -2 टाइम्स √5 अपॉन -2, मतलब से सिंपली आंसर आ गया √5। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है दोनों क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। इस लेवल के क्वेश्चन तो आप स्कूल एग्जाम के लिए भी पढ़ ही चुके होते हो। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 2x - 4 इंटू 2x + 2 अपॉन 2x/2 - 2। 2 पुट करके देखिए ज़रा, 2/2 1, 2 - 2 0 हो गया। यहाँ पुट करेंगे तो 2² 4 4 - 4, ये 0 ये 0, 0/0 बन रहा है, मतलब ये टर्म कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो इस टर्म को अगर कैंसिल करना है तो आप बस इतना समझिए कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है, इसको आप 2x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ध्यान से देखिए, 2x को आप 2x/2 का होल स्क्वायर और 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख ही सकते हो। तो ये a² - b² जैसा लिखा है, मतलब मैं इसको 2x/2 - 2 एंड 2x/2 + 2 जैसा लिख सकता हूँ, और ये 2x + 2 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2x/2 - 2। अब देखिए ये पूरा फैक्टर हो गया कैंसिल। जैसे ये फैक्टर कैंसिल हुआ, यही तो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा था, वो फैक्टर ही खत्म हो गया। अब आप रख दो आराम से x की जगह 2, कोई टेंशन नहीं है। x को आपने 2 रखा तो 2/2 1 हो गई, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। यहाँ पे आपने 1 रखा तो 2 की पावर 1, 2 + 2 4, 4 × 4 आंसर क्या आ गया 16। तो इस लिमिट की वैल्यू आ गई 16। ठीक, तो आई होप ये फैक्टराइजेशन के किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको सॉल्व कर लोगे। अब आगे जरा इनफाइनाइट लिमिट की बात करते हैं। बहुत छोटी सी एक बात पहले मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको इनफाइनाइट लिमिट के बारे में। जैसे इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, ठीक है, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख के समझाता हूँ कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे जो की रूल है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x जैसा कुछ मिलेगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/x² मिलेगा तो भी 0 हो जाएगी, या इस पर कोई भी पावर हुई 1/x⁴n तो भी रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। ये बहुत बेसिक सी बात है। तो इसलिए हम करते क्या हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हाईएस्ट पावर ऑफ x को बाहर निकालते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ x को जब बाहर निकालते हैं तो देखिए, अगर मैं यहाँ से x² को बाहर निकालूंगा तो ये a + b/x + c/x² होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी x² हमने बाहर निकाला तो d + e/x + f/x², ऐसा कुछ बचेगा। ये x² से x² हो गया कैंसिल। अब ये देखिए b/x, इससे कंपेयर करिए, ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, सिर्फ न्यूमरेटर में क्या बचा a, डिनोमिनेटर में क्या बचा d, तो आपका फाइनल आंसर क्या जाएगा a/d। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन मिलते हैं जो सेम डिग्री के हैं, अगर दोनों ही क्यूबिक होते तो मैं x³ बाहर निकालता, ठीक, दोनों ही 4 डिग्री होते बाय क्वाड्रेटिक में x⁴ बाहर निकालता, तो उस केस में नॉन ज़ीरो आंसर कुछ मिलेगा। कैसा आंसर मिलेगा, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो भी नहीं मिलेगा और कुछ कांस्टेंट वैल्यू आपको आंसर में मिलेगी, और वो आंसर कुछ नहीं होगा हाई कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर। आई होप मुझे क्यूब और 4 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर कभी ऐसा होता है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो और न्यूमरेटर की डिग्री कम हो, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो,
अब आप क्या करोगे, x यहाँ से कॉमन निकालोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ x तो 1 ही है ना न्यूमरेटर में, यहाँ से x स्क्वायर निकालोगे, एक 1/x नीचे बच ही जाएगा, मतलब वो क्या बन जाएगा 1/∞। तो जब न्यूमरेटर की पावर कम हो, ध्यान सुनिएगा, मैं इसको जनरलाइज करके लिखने नहीं वाला, सिर्फ ऐसे ही समझा रहा हूँ। जब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो, मतलब नीचे x बचने वाले हैं और नीचे x बचेगा तो 1/x और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब उस केस में हमेशा रिजल्ट क्या आएगा 0। लिमिट का आंसर हमेशा क्या आएगा 0। क्लियर। अगर ऐसा हो गया कि इसकी पावर ज़्यादा हो गई न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की पावर कुछ कम हो गई, अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक्स यहाँ से आएगा, न्यूमरेटर में एक एक्स बच जाएगा। न्यूमरेटर में एक्स बच रहा है मतलब ऊपर इन्फिनिटी बच रहा है, मतलब इसका आंसर ना तो 0 आएगा ना कुछ और कांस्टेंट आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो आंसर कब मिलेगा नॉन ज़ीरो आंसर, जब ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की ही डिग्री सेम हो, और वो आंसर भी क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में देखिए और डायरेक्टली आंसर लिख दीजिए। आगे कुछ सॉल्व करने की, ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब इनफाइनाइट लिमिट्स पे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं इनफाइनाइट लिमिट्स पे बेस्ड। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखे मैंने इनफाइनाइट लिमिट पे बेस्ड, जो हमने अभी सीखा उसको जल्दी जल्दी अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 डिग्री है, डिनोमिनेटर में भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब इसका आंसर नॉन जीरो आएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में भी 1, मतलब 1/1 दैट इज़ 1। बस इतना ही करना है। इधर देखिए न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर में n बच जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, मतलब आंसर क्या आ गया 0। डिनोमिनेटर की डिग्री अगर ज़्यादा है तो आंसर 0 आएगा। इधर पे देखिए ये ओवरऑल क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी होगी, न्यूमरेटर में मतलब n³ का कोफिशिएंट कितना होगा, हाईएस्ट पावर n³ होगी, उसका कोफिशिएंट 1। डिनोमिनेटर में भी n³ का कोफिशिएंट 1, मतलब 1/1। ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 1/n, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से, मतलब आंसर आना है इन्फिनिटी। इधर आइए डिनोमिनेटर की बड़ी है, मतलब आंसर आना है 0। इधर पे आइए न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए, ये 4 डिग्री बनेगा, ये 4 डिग्री बनेगा, n की पावर 4 यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, बीच में माइनस लगा है, n की पावर 4 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से क्यूबिक मिलने वाली है। क्यूबिक टर्म क्या है, ऐड हो जाएगा, ये माइनस में आएगा ना क्यूबिक, ये प्लस बना के क्यूबिक टर्म मिल रहा होगा। और नीचे तो पावर 4 का टर्म कैंसिल नहीं होगा, तो नीचे 4 डिग्री इक्वेशन होगी, मतलब नीचे बायक्वाड्रेटिक होगी। अब डिनोमिनेटर में देखिए ज़्यादा डिग्री है, मतलब आंसर क्या आना है 0। डिनोमिनेटर में कुछ n बचेगा, मतलब नीचे इन्फिनिटी बच गया, तो आंसर आ गया 0। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इतने जल्दी उनका आंसर कर सकते हो। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 टाइम्स n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 क्यूब 3n फैक्टोरियल। ये पूरा 3n प्लस 1 पे फैक्टोरियल है, ऐसा है, ये 3 टाइम्स n प्लस 1 पे फैक्टोरियल है। अब आप देखिए न्यूमरेटर में 3n प्लस 3 पे फैक्टोरियल और नीचे 3n पे फैक्टोरियल है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 3n प्लस 3, मतलब 3n प्लस 3 के फैक्टोरियल को जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो उसमें 3n फैक्टोरियल का टर्म आएगा ही आएगा। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल, तो कहाँ से शुरू होगा 3n प्लस 3, फिर इसमें एक कम करोगे 3n प्लस 2, एक और कम करोगे 3n प्लस 1, एक और कम करोगे 3n, नीचे भी 3n है, 3n फैक्टोरियल मिल गया, उसको लिख लिया हमने। डिनोमिनेटर में क्या मिला n प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 3n फैक्टोरियल। ये देखिए 3n फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, फैक्टोरियल गया। अब न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल बच रहा है वो कैसा है क्यूबिक, और डिनोमिनेटर में जो बच रहा है वो भी कैसा है क्यूबिक, मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू कुछ आंसर में मिलने वाली है। अच्छा, तो न्यूमरेटर में क्यूबिक मतलब n³ का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, देखिए ये 3 तो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो कितना होगा 27। डिनोमिनेटर में n³ का जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा, एक्सपेंड करके देख लीजिए चाहो तो 27 आ गया आंसर। इस पे आते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 6। अब देखिए जब यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो रूट के बाहर जब आएगा तो मॉड लगाना मत भूलिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज बेसिकली मॉड x, और ये खास तौर से क्योंकि लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी तो बस ही बच जाते हैं। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो ये कितना हो गया 3 माइनस 6/x,
मतलब कुल मिला के रूट लगा था, उसके अंदर क्वाड्रेटिक था, मतलब वो 1 डिग्री इक्वेशन जैसा था, मतलब आंसर नॉन ज़ीरो कुछ आ सकता है। अब देखिए x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, 1 माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई ख़त्म। अब आप ये समझिए ज़रा, ये ज़ीरो हो गया और ये ज़ीरो हो गया, यहाँ से रूट 1 बच गया, ये अभी 3 बचा हुआ है। अब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है अगर, तो मॉड x को मैं क्या लिखूँगा, -x। अरे भैया वैल्यू कितनी है माइनस इन्फिनिटी मुझे नहीं मालूम, लेकिन नेगेटिव तो है ना यार, तो अगर इनपुट नेगेटिव होता है तो मॉड कैसे ओपन होता है, -x बन जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1, और ये क्या बच गया 3x, ये x हो गया कैंसिल, रिजल्ट आ गया -1/3, ठीक। तो ये माइनस इन्फिनिटी क्योंकि ये लिमिट अप्रोच कर रही थी, तो ये सोचने वाली बात थी। अगर आप यहाँ गलती कर दोगे, सीधे x लिख दोगे, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस लेते हैं इस पे भी। चलिए, इस क्वेश्चन में अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। मुझे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला, लिमिट x टेंस टू 0 ax² + bx + c अपॉन x, इस लिमिट का रिजल्ट 0 आना चाहिए। देखिए, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में लीनियर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं समझने के लिए। ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ax² अपॉन x ax, bx अपॉन x b, और ये हो गया c अपॉन x, और इसका रिजल्ट आना चाहिए 0। अब देखिए, अगर x टेंस टू 0 है तो ये तो पूरा टर्म 0 होना ही होना है, मतलब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला टर्म हमेशा 0 होना ही होना है। इसका मतलब हुआ a कुछ भी होता रहे कोई दिक्कत नहीं है, a कुछ भी हो, ये तो बाकायदा डिफाइंड है, और इसको 0 होना है, मतलब a कुछ भी रहे, इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और इससे इस फंक्शन की, इस लिमिट की डेफिनेशन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि a के साथ x लगाए तो a की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो जाए, ये टर्म तो 0 हो गया। b, अकेला b लिखा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। c अपॉन x, इसको ज़रा ध्यान से समझिए, ये वाला टर्म अगर 0 नहीं हुआ तो फिर ये क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होगा, फिर मतलब उसकी लिमिट का रिजल्ट फाइनाइट नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ देखिए ये तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में x लिखा है, तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट बन जाएगा, तो उसका फाइनाइट रिजल्ट नहीं आ सकता, मतलब ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे c को 0 होना ही पड़ेगा। अगर c 0 नहीं रहा तो कुछ समथिंग कांस्टेंट अपॉन x, एंड व्हेन x टेंड्स टू 0, तो ये वाली इतना पोर्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो उसका फाइनाइट रिजल्ट कभी नहीं आ पाएगा। और क्योंकि फाइनाइट रिजल्ट आना है, ये दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ कि इसको 0 होना पड़ेगा, ये तभी पॉसिबल है जब c की वैल्यू 0 हो, मतलब c का आंसर मिल गया 0, a मिल गया ऑल रियल नंबर। अब b जो है, ये b जो है वो डिसाइडिंग वैल्यू, यहाँ पे वो डिसाइडिंग वैल्यू है लिमिट की, b डिसाइड करेगा कि लिमिट की वैल्यू क्या आनी है। अगर मैं b को यहाँ 2 कर दूंगा तो लिमिट की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो ही चुका है, ये भी 0 हो चुका है, c = 0 के लिए ये 0 हमेशा ही होना है फॉर a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। b की जो वैल्यू होगी वो मेरी लिमिट का आंसर होगी, और लिमिट का आंसर इस बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब b को भी क्या होना चाहिए, 0। तो ये आपके a b c के आंसर आ गए। कुछ भी अगर यहाँ पे 5 भी लिखा होता ना बेटा कि लिमिट का आंसर मुझे 5 चाहिए, तो a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, c = 0 तो होना ही होना था, बस b की वैल्यू फिर 5 हो जाती, क्योंकि b की जो वैल्यू होगी वही इस लिमिट का आंसर होने वाली है। क्लियर। इस पे आते हैं, इसको भी पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax + b + c/x, और ये लिमिट आंसर क्या आना है, 0। अब देखिए, इसका ठीक उल्टा केस यहाँ हो गया। अब यहाँ पे c कुछ भी होता रहे, c से कोई टेंशन नहीं है, 1/x लिखा है ना, 1/∞ 0, ये वाला फैक्टर तो 0 होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे a कुछ भी होता, a × 0, 0 होना ही होना है, ऐसे यहाँ पे 1/x लिखा है, ये वाला फैक्टर तो 0 होगा ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ c की वैल्यू कुछ भी हो। तो इसे यहाँ पे c का आंसर मिल गया ऑल रियल नंबर। ये a न्यूमरेटर में x लिखा और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो अगर आपने यहाँ पे a को कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे दी तो फिर ये वाला टर्म इनफाइनाइट बन जाएगा, और उस केस में फाइनाइट आंसर नहीं आ पाएगा। तो इस लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए, लिमिट की डेफिनेशन के लिए a को 0 ही होना पड़ेगा, अदरवाइज इस लिमिट का आंसर फाइनाइट नहीं आ सकता। समझ गए होगे, जैसे यहाँ पे c का 0 होना जरूरी था, यहाँ पे a का 0 होना जरूरी है। जब a 0 होगा और c कुछ भी हो तो ये लिमिट का रिजल्ट फाइनाइट आएगा। अब b अगेन, यहाँ पे भी b जो है, जैसे यहाँ पे था, b डिसाइड करेगा कि लिमिट का आंसर क्या आने वाला है, और यहाँ पे लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 0, तो b की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए,
0। तो आपको ए, बी और सी के आंसर्स मिल गए। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। पूरे एक ही वीडियो में तो पूरा लिमिट ख़त्म नहीं हो पा रहा, और अगले बार हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स स्टार्ट करेंगे और फिर और उसमें कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट को कंप्लीट कर पाएँ। तो आज हमने क्या एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में सीखा, ग्राफिकली देखा कि अगर आपको ग्राफ आ रहा है तो वहाँ से कौन सी ब्रांच में लेफ़्ट राइट लिमिट जा रही है, कंपोजिशन में कैसे ऑपरेट करना है, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखा, और फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और फिर हमने इनफाइनाइट लिमिट वाले क्वेश्चंस भी देखे। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करिए। वीडियो को पूरा आपने अच्छे से अगर देख लिया है तो आप इस पे बेस्ड जितना पोर्शन मैंने कराया है आप इस पे क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और अब तक आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस करिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।